पिछले वीडियो में हमने देखा था कि क्या क्या इफेक्ट पड़ता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का मटेरियल के ऊपर और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किसी भी मटेरियल का जो लोड के साथ साथ जो बिहेवियर होता है वो हमको बताता है कौन, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप लोग पूरा इसको देखिएगा और जहां पे आपको डाउट आता है लेक्चर के बाद आप उसको कमेंट कर सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी माध्यम से। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है वो आप जानते हैं स्ट्रेस क्या होती है। स्ट्रेस मतलब आप जो लोड अप्लाई करते हो उस लोड के कारण उस मटेरियल में क्या डिफॉर्मेशन आएगा उसको प्लॉट करते हैं हम लोग किसको, स्ट्रेन स्ट्रेस डायग्राम पर। इसका मतलब अगर मान लो मटेरियल है, इसमें मैंने अगर कोई लोड अप्लाई किया है, अब जब मैं लोड अप्लाई कर रहा हूं तो इसमें कुछ चेंज आएगा, तो क्या चेंज आ रहा है आएगा वो मुझे शो करेगा इसकी स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब लोड के कारण जो डिफॉर्मेशन हुआ है वो उसकी स्ट्रेन है। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है आपका, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, कि जब आपने लोड लगाया तो उसमें क्या चेंज आया और ओरिजिनल लेंथ क्या थी। अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल होते हैं, हमने बात की थी पहले लेक्चर में कि इतने सारे मटेरियल होते हैं। अब क्या सभी मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम सेम रहेगा, क्या नहीं रहेगा। बेसिकली हम लोग डिवाइड करें मटेरियल्स को तो हम लोग बोल सकते हैं एक तो ब्रिटल मटेरियल्स। ब्रिटल मटेरियल्स मतलब क्या, जो थोड़ा सा लोड पाकर सडन लोड से ब्रेक हो जाते हैं, मतलब उसकी स्ट्रक्चर जो होती है अमोर्फस होती है, नॉन क्रिस्टलाइन होती है। दूसरे होते हैं डक्टाइल मटेरियल्स। डक्टाइल मटेरियल्स क्या होते हैं कि जो मटेरियल जो लोड आने पर डिफॉर्म होते हैं लेकिन सडनली ब्रेक नहीं होते हैं। तो बेसिकली अब मैं बोल रहा हूं आपको यार कैसे आप इनको डिफाइन करोगे। अगर मैं बोलता हूँ यार ये मटेरियल डक्टाइल है या नहीं है, ये मटेरियल ब्रिटल है या नहीं है, आप कैसे पता लगाओगे। तो एक सिंपल सा रूल है कि अगर अगर इसके ऊपर मैं लोड लगाता हूँ और इसका डिफॉर्मेशन अगर लेस देन 5% है, मतलब अगर मैंने इसको लोड लगाया और ये 5% डिफॉर्मेशन से पहले ही टूट गया, इसका मतलब अगर ये 100 मीटर इसकी लेंथ थी और ये 105 तक भी इलोंगेट नहीं हुआ और ये ब्रेक हो गया, इसका मतलब क्या है, ये ब्रिटल मटेरियल है। अगर ये देखिए आप, अगर ये 0% 5% से कम एलोंगेशन है, इसका मतलब ये ब्रिटल मटेरियल है। अगर डिफॉर्मेशन जो है मेरा 5% से लेकर 15% के बीच में है, अगर मैं लोड लगाता हूं तो इसको मैं बोलता हूं इंटरमीडिएट डक्टाइल मटेरियल। इंटरमीडिएट डक्टाइल मटेरियल कुछ बुक्स में आपको मिलेगा, स्टैंडर्ड बुक्स में, अदरवाइज आपको हमेशा 5% से ऊपर डक्टाइल ही बोलेंगे। लेकिन कुछ बुक है स्टैंडर्ड बुक, वहां पर ऐसा भी लिखा हुआ है। तो अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि 5 से 15 के बीच में, तो वो क्या है, इंटरमीडिएट डक्टाइल मटेरियल। लेकिन लेस देन 5% हमेशा ब्रिटल मटेरियल रहेगा, और अगर 15% से ज्यादा है तो वो क्या हो गया मेरा डक्टाइल मटेरियल, एक्चुअल डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग ये स्ट्रेस डायग्राम बनाते कैसे हैं। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, स्पेसिमेन तैयार करते हैं। देखिए आप कोई सा भी स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे आपको एक सेम स्पेसिफिकेशन तैयार करना पड़ेगा, सेम स्पेसिमेन तैयार करना पड़ेगा, सेम साइज का। तो स्पेसिमेन हम लोग वैसे तैयार करते हैं, सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन तैयार करते हैं जिनमें जो गेज लेंथ है, बेसिकली हमको इससे मतलब होता है ये हम लोग ये पोर्शन इसका मशीन में लगाने के लिए इसको रखते हैं, क्योंकि अगर मान लो सीधा यही मशीन कॉन्टेक्ट में आ रहा है होल्ड करने के लिए, तो ये क्या होगा, डिफॉर्म हो जाएगा और हमको एक्चुअल चीज नहीं मिलेगी। तो मेन स्पेसिमेन में डिफॉर्मेशन ना आए इसलिए हम थोड़ा थोड़ा सा एरिया उसका बढ़ा देते हैं और उसको मशीन के अंदर फिट करने में यूज करते हैं। अब ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम किस मशीन के थ्रू बना सकते हैं, तो हम लोग यूटीएम मशीन का यूज करते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का यूज करते हैं, और टेंसाइल टेस्ट करते हैं। टेंसाइल टेस्ट करते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के अंदर, और उसमें जो डिफॉर्मेशन आता है उसके थ्रू हम लोग पता लगाते हैं कि क्या हो रहा है। तो देखिए ये यूटीएम मशीन है आपकी, ये आप देख सकते हैं, ये यूटीएम मशीन है आपकी। अब इस यूटीएम मशीन में आपने देखिए स्पेसिमेन लगा दिया, जो आपका स्पेसिमेन था आपने इसको यहाँ लगा दिया, इसका एक जो एंड था उसको यहाँ लगा दिया, दूसरे एंड को आपने यहाँ पर लगा दिया। और अब आप क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, पी लोड लगा रहे हैं। लोड मतलब क्या लगा रहे हैं, आप दोनों को खींच रहे हैं, मतलब ये मटेरियल था मेरा, आपने क्या करा, इस मटेरियल को खींचना स्टार्ट किया, इसको आप धीरे धीरे खींच रहे हो। और जब भी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे यूटीएम मशीन हम यूज करते हैं, तो कभी भी यूटीएम मशीन में हम लोग सडन लोड नहीं देते हैं, एकदम से लोड अप्लाई नहीं करते हैं, हम ग्रेजुअली धीरे 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 लोड अप्लाई करते हैं। धीरे धीरे जैसे मशीन ऊपर जाएगी, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो धीरे धीरे इसमें भी डिफॉर्मेशन आएगा। और जो धीरे धीरे स्लोली स्लोली डिफॉर्मेशन आ रहा है
वो हम लोग प्लॉट करते जाएंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पर, और फाइनली जब ब्रेक हो जाएगा तो उसके बाद जो पाथ मुझे मिला वही मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। तो आइए हम लोग अब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं। बेसिकली स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा पी अपॉन है, मतलब स्ट्रेस इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। अब लोड आपने अप्लाई किया है और एरिया में क्या चेंज आया है उसको हमने क्या बोला, स्ट्रेस। अब एक और फंडा आपको यहाँ याद रखना है, देखिए अब जब आप इस पर लोड लगा रहे हैं तो इसका एरिया हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है। जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है इसका क्रॉस एरिया घट रहा है या बढ़ रहा है, जो भी हो रहा है। बेसिकली अगर लंबा हो रहा है तो ये घटेगा, है ना, क्योंकि इसकी थिकनेस घटती जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा जो स्ट्रेस जो फॉर्मूला है हमारा सिग्मा इक्वल टू पी बाई, इसका मतलब यहाँ पर ए तो हम कांस्टेंट रखते हैं, ओनली हम लोड बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेस बढ़ रहा है, लेकिन हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ये एक ड्रॉबैक है इसका जो डायग्राम बनाते हैं, इसीलिए हम इसको इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बोलते हैं, इसको हम लोग ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व नहीं बोलते हैं। तो कभी आपसे कोई पूछा ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या है, तो आप वो बोलोगे कि वहां पर हम लोग क्या करेंगे, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में एरिया भी जब लगातार यहाँ पर चेंज होता है लोड बढ़ाने पर तो उसको हम कंसिडर करते हैं। यहाँ पर हम लोग एरिया को कांस्टेंट मान रहे हैं और लोड को लगातार वेरी कर रहे हैं। तो ये फर्क है इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं डायग्राम पर, जिसको आपको काफी बेसब्री से इंतजार था। तो स्ट्रेस स्ट्रेन जो डायग्राम है वो बनेगा बेसिकली स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। स्ट्रेस मतलब जो आप लोड अप्लाई कर रहे हो और स्ट्रेन मतलब उसके नाम पे डिफॉर्मेशन आ रहा है। तो ये जो पॉइंट अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर, तो मेरा ये जो पॉइंट मेरा है वो है यहाँ पर क्या है, स्ट्रेस भी जीरो है और स्ट्रेन भी जीरो है। अब आप यहाँ देखिएगा, आप यूटीएम मशीन से आप क्या कर रहे हो, लोड अप्लाई कर रहे हो, मतलब स्पेसिमेन को बेसिकली खींच रहे हो। आप स्पेसिमेन को खींचते जा रहे हो। अब आपने लोड अप्लाई किया लेकिन ज्यादा कोई डिफॉर्मेशन हुआ नहीं है। तो इनिशियल जो मेरा डायग्राम बनता है पॉइंट ए तक, यहाँ पर क्या होता है कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब जितना आपने स्ट्रेस लगाया उतना ही स्ट्रेन उसमें हुआ है। मतलब इस पॉइंट ए पर अगर बोलता हूँ, पॉइंट ए जो है मेरा, पॉइंट ए पर क्या है, ये प्रोपोर्शनल पॉइंट है, प्रोपोर्शनल पॉइंट या फिर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर सिग्मा जो होगा वो रहेगा, स्ट्रेस जो रहेगा स्ट्रेन के बराबर रहेगा। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इस पॉइंट पर रहेगा। और यही जो पॉइंट है, यहां तक जो मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो हुक्स लॉ को फॉलो करता है, हुक्स लॉ को फॉलो करता है। इसी पॉइंट तक मेरा जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो हुक्स लॉ को फॉलो करता है। इसके बाद हम ऊपर जाएंगे तो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो अभी जीरो से पॉइंट तक क्या था मेरा, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी थी, मतलब जितना मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन सीधा प्रोपोर्शनल, अगर मैं स्ट्रेस बढ़ा रहा हूं तो स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्ट्रेस को और बढ़ाता हूं, यहाँ पर लोड बढ़ा, आप जानते हैं ग्रेजुअली क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है। अब अगर मैं लोड और बढ़ाता हूं, तो क्या होगा, इसका स्ट्रेन हो रहा है कि लोड और बढ़ाता हूं तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा पॉइंट बी। अगर मैं यहां पहुंच गया हूं तो ये क्या है, ये मेरा पॉइंट इलास्टिक लिमिट जो मैंने बताया था आपको। इलास्टिसिटी क्या होती है कि मटेरियल को अगर मैं कोई लोड लगाता हूं और लोड को वापस से अगर उसको रिमूव कर देता हूं, तो अगर मटेरियल वापस से अपने इनिशियल कंडीशन में पहुंच जाए तो वो उसकी इलास्टिसिटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट तक जो है, इस पॉइंट तक अगर आप लोड लगाएंगे तो मटेरियल अपने वापस से, अगर आप उसको लोड को हटाओगे तो वापस से अपने इनिशियल कंडीशन में आ जाएगा। तो इसीलिए इस पॉइंट को मैंने बोला इलास्टिक पॉइंट। मतलब इस पॉइंट के अंदर, इस एरिया के अंदर क्या है कि आपका मटेरियल क्या करेगा, इलास्टिसिटी शो करेगा। इस एरिया के अंदर आपका मटेरियल क्या करेगा, इलास्टिसिटी शो करेगा। अगर आपने लोड रिमूव किया, स्ट्रेस रिमूव किया, तो वापस से वो अपनी इनिशियल कंडीशन में आ जाएगी, मटेरियल में कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने इसके ऊपर लोड अप्लाई किया, अगर आपने लोड और बढ़ाया, यहाँ पर आप लोड और बढ़ा रहे हैं, अगर आप लोड बढ़ाते हैं तो, अगर आपने लोड बढ़ाया यहाँ पर, तो ये पॉइंट जो सी पॉइंट आएगा, यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद मटेरियल अपने इनिशियल कंडीशन में नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है ये बोलते हैं यील्ड पॉइंट। ये बेसिकली होता है अपर यील्ड पॉइंट, तो यील्ड पॉइंट क्या होता है, यील्डिंग क्या होती है, इस पॉइंट सी से यील्डिंग स्टार्ट होती है। तो यील्डिंग पॉइंट होता क्या है, तो सी पॉइंट पर क्या होता है, यील्डिंग स्टार्ट होती है। यील्डिंग मतलब क्या है कि इतना लोड जो उस मटेरियल के प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को स्टार्ट कर दे। मतलब
प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जहां से स्टार्ट हो जाता है वो मेरा यील्ड पॉइंट होता है। तो इसको हम लोग समझे, सपोज आपका मटेरियल था, ये आपका मटेरियल था, आपने इस पे लोड लगाया, आप इस पे लोड लगा रहे थे, आप लोग ये कह रहे हो यूटीआई मशीन पे आप लोड लगा रहे हो, अब आप लोड लगाए जा रहे हो लगाए जा रहे हो, ठीक है। अब अगर इसका मैं क्रॉस सेक्शन दो एरिया बनाता हूँ, इसके मान लो मैंने दो एरिया बना दिए, इसकी एक ये इसका ये एक पोर्शन इसका मैंने ले लिया। अब अगर मैंने इसको ये पोर्शन ले लिया और अब आप जब लोड लगा रहे हो तो ये मटेरियल क्यों नहीं जा रहा है आगे, क्योंकि यहाँ पर भी इसका रेजिस्टिव फोर्स F लग रहा है, ठीक है। अगर मैं P लगा रहा हूँ तो ये मटेरियल क्यों नहीं डिफॉर्म हो रहा है, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स यहाँ पर लग रहा है। तो जब तक P इक्वल टू F है तब तक यहाँ पर ये मटेरियल में डिफॉर्मेशन नहीं आएगा तब तक, ठीक है। लेकिन अगर मेरा P बढ़ जाता है, यहाँ पर लोड बढ़ जाता है F से, तो क्या होगा, अब देखिए ये क्या हो रहा है कि मटेरियल लोड लगा रहा है, अब ये P खींच रहा है, इसको लोड लग रहा है, लोड F लग रहा है, तो इसके वो क्या बस लोड लग रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, बेसिकली एटॉम्स के बीच में लोड आ रहा है, एटॉम्स दूर दूर जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो दो एटॉम्स दो मीटर दो जो एटॉम्स है वो बॉन्डिंग के थ्रू बने होते हैं। तो अगर हम उसको खींच रहे हैं एटॉम्स को, तो वो अपने बॉन्ड से दूर होते जा रहे हैं, अगर वो बॉन्ड से दूर होते जा रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि उनके बॉन्ड्स जो होंगे वो वीक हो जाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रही है। तो जैसे वो वीक हो जाएंगे तो सडन क्या होगा कि वो ब्रेक हो जाएंगे। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि यहाँ पर जो इंटर एटॉमिक जो इनका बॉन्डिंग थी वो कमजोर होती जा रही है, और जब जो मेरा P जो लोड होगा वो बढ़ जाएगा F से, तो क्या होगा कि यहाँ पर ये मेरा जो है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आपका फॉर्मूला है सिग्मा इक्वल टू P बाय A, मतलब इंटर एटॉमिक फोर्स यहाँ पर क्या हो रहा है, घट रहा है। ये अगर घट रहा है तो सिग्मा भी घट जाएगा, और इसी कारण हम देखते हैं कि जो ग्राफ एकदम से नीचे आता है। डी पॉइंट पर क्या होगा, ये मैं इसको बोलता हूं मैं लोअर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्यों नीचे, आप जानते हैं कि उतने ही लोड पर, लोड यही था, लोड P ही था, लोड उतना ही था, लेकिन उतने लोड पर भी सडनली क्या हुआ, एकदम से ज्यादा स्ट्रेन आ गया और स्ट्रेस कम हो गया, ठीक है। क्यों कम हो गया, क्योंकि अब उसी लोड पर जब आप क्या कर रहे थे, उसको खींच रहे तो उसके एक समय पर क्या हुआ, उसके बोन्स वीक थे वो उसी लोड पर टूट जाएगा। अब उसी लोड पर वो टूट गया तो डिफॉर्मेशन उसमें बहुत हो गया, लेकिन स्ट्रेस तो उसका और कम हो गया, है ना। तो यहाँ पर इसलिए हम देखते हैं कि ये स्ट्रेस हमारा कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये डिफॉर्मेशन ज्यादा मिलता है, उसको बोलता हूँ लोअर यील्ड पॉइंट। तो ए पॉइंट तक आपका प्रोपोर्शनल था, बी तक आपका इलास्टिक लिमिट था, सी से यील्डिंग स्टार्ट हुई, डी पर यील्डिंग आपकी खत्म हो गई। अब यील्डिंग आपकी खत्म हो चुकी है, जो भी बॉन्ड थे वो टूट गए हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ से क्या होगा, स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्ट होगा। जैसे कि आपका यहाँ पर मटेरियल था, अब आपने उसको क्या किया, उसको आपने खींच लिया, अब इसके जो एटॉम्स थे वो यहाँ पर दूर दूर हो गए, ठीक है। लेकिन फिर भी आपने लोड अभी बरकरार रखा है, आपका लोड क्यों ग्रेजुअल लोड लग रहा है, लोड तो यहाँ पर लग ही रहा है। तो लोड जैसे जैसे लग रहा है, अब क्या होगा कि अभी आपके जो एटॉम्स थे ऐसे थे, लेकिन जब आप उस पर लोड खींच रहे हो, लोड लगा रहे हो तो क्या होगा, ये जो एटॉम्स थे कहीं ना कहीं से आके टकरा जाएंगे, ये से टकरा जाएंगे, ये से टकरा जाएंगे, तो इनका लोड जो बॉन्ड्स हैं, एटॉम्स हैं, एक दूसरे के टकरा जाएंगे और इनमें इंटरलॉकिंग हो जाएगी। इसी को हम लोग वर्क हार्डनिंग बोलते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग, कि जब डिसलोकेशन, जब इंप्योरिटीज आपस में टकरा जाते हैं तो उस मटेरियल्स की स्ट्रेंथ अपने आप बढ़ जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्क हार्डनिंग। तो यहाँ पर वर्क हार्डनिंग स्ट्रेन हार्डनिंग हो जाएगी, और ड्यू टू स्ट्रेन हार्डनिंग हम आप इस पे कितना ही लोड लगाओ ये चीज ब्रेक नहीं होगी। तो इसको तोड़ने के लिए आपको बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ से मेरा जो ग्राफ है स्ट्रेशन कर्व में एकदम से बढ़ जाता है, एकदम से बढ़ जाता है। तो ये जो है, अब आपने इस क्या करा, उसको तोड़ने के लिए, इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए, स्ट्रेन हार्डनिंग को तोड़ने के लिए आपने उस पर काफी ज्यादा फोर्स अप्लाई किया है। अब आपने उसको फोर्स अप्लाई किया है तो एक ही पॉइंट आएगा, इतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेस काफी आपको लगाना पड़ेगी। तो इस पॉइंट, ई पॉइंट को बोलता हूं मैं अल्टीमेट पॉइंट। अल्टीमेट पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है कि जहां पर वो मटेरियल क्या होगा कि जो वर्क हार्डनिंग थी वो खत्म हो जाएगी और वो वहां से उसको खींच लेगा, और इस पॉइंट के बाद नेकिंग स्टार्ट हो जाती है। नेकिंग मतलब वो मटेरियल पतला होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब यार जब एक्सपेरिमेंट अगर आपने किया होगा, ये आपके लैब्स में, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो आपने देखा होगा कि जब आप इसको टेंसाइल लोडिंग लगाते हैं तो स्पेसिमेन पतला होता है और फिर टूटने लग जाता है। तो जो पतला होने लग जाता है उसको, उस पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट की बात करता है, नेकिंग स्टार्ट हो जाती है और मटेरियल पतला होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर वो क्या होता है, उसके बाद वो किसी पॉइंट पर फेल हो सकता है। तो एफ पॉइंट जो है मेरा वो है फिर फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट यहाँ पर ये क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया, और ये आपका हो गया
अल्टीमेट पॉइंट कि इस पॉइंट के ऊपर मतलब मैक्सिमम ये जो आपका मटेरियल है ये कितना लोड सह सकता है, वो है अल्टीमेट पॉइंट तक। तो क्या आप जब मटेरियल डिजाइन करते हैं, आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जब भी आप मटेरियल को डिजाइन करोगे इस एप्लीकेशन के लिए, तो आप किस पॉइंट के लिए करोगे? क्या आप यील्ड पॉइंट के लिए करोगे या फिर आप अल्टीमेट पॉइंट के लिए करोगे? तो ऑब्वियस है कि हम लोग किसके लिए करेंगे? यील्ड पॉइंट के लिए करेंगे। और यील्ड पॉइंट भी कौन सा? लोअर यील्ड पॉइंट, क्योंकि लोअर यील्ड पॉइंट कभी भी आ सकता है, तो हम चाहते हैं कि इससे कम स्ट्रेस के अंदर हम लोड वो उसको अप्लाई करें कि उससे ज्यादा लोड उस पर आए नहीं और वो टूटे ही नहीं। तो अब यहाँ पर इस एरिया देखिए आपको, ये हो गया आपका बी तक, ये तो मैं बोला आपका इलास्टिक लिमिट है, तो इलास्टिक जोन हो गया। इसके बाद क्या है, अब बी पॉइंट के बाद क्या हो रहा है? परमानेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो है पूरा फिर आपका क्या हो गया? आपका प्लास्टिसिटी यहाँ पर होगी और ये प्लास्टिक जोन बोल सकते हैं हम लोग। और इस अल्टीमेटली जो फेल कब होगा मटेरियल आपका? अल्टीमेटली आपका मटेरियल फेल होगा एफ पॉइंट के अंदर। तो एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या देगा? मतलब एफ पॉइंट के पहले जितना भी आपने लोड दिया जो एनर्जी थी, उस एनर्जी को, उस लोड को मटेरियल ने सहा है। इस पॉइंट के पहले आपने जितना भी उसको लोड अप्लाई किया है, उस मटेरियल ने उसको सहा है और इस पॉइंट पर फेल हुआ है। इसका मतलब जो एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो मुझे देता है टफनेस। और कई बार क्वेश्चन पूछा था कि एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को क्या देता है, तो वो हमको देता है टफनेस प्रोवाइड करता है। तो ये सभी पॉइंट्स थे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में। ये था डक्टाइल मटेरियल के लिए। अब ये कर्व किसके लिए था? डक्टाइल मटेरियल के लिए कर्व था और बेसिकली माइल्ड स्टील के लिए मैंने कर्व बनाया एमएस के लिए। अब मैं बनाता हूं कर्व ब्रिटल मटेरियल के लिए। तो क्या ब्रिटल मटेरियल में इलास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट सभी आएंगे क्या? नहीं आएंगे। यहाँ तो हम जानते हैं ओनली 5% इलोंगेशन ही हो सकता है। यहाँ पर तो बहुत इलोंगेशन हुआ है। इलास्टिक लिमिट आई, प्लास्टिक लिमिट आई है, उसके बाद वर्क हार्डनिंग हुई, स्ट्रेन हार्डनिंग हुई, उसके बाद अल्टीमेट पॉइंट आया, फिर फ्रैक्चर हुआ है। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। पॉइंट ए को आपने बोला लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, पॉइंट बी को बोलता हूं मैं इलास्टिक पॉइंट, लिख देता हूं मैं अगर आपको याद ना रहे तो। इलास्टिक पॉइंट, सी मेरा अपर एंड पॉइंट, डी मेरा लोअर एंड पॉइंट, ई अल्टीमेट पॉइंट, एफ मेरा फ्रैक्चर पॉइंट। तो ये सभी पॉइंट्स आते हैं और इन सब कैसे आते हैं उनकी एनालॉजी मैंने आपको यहाँ बता दिया। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं ब्रिटल मटेरियल के लिए डायग्राम कैसा बनेगा। तो जैसे आपने देखा डक्टाइल मटेरियल कैसा बना, वैसे ही ब्रिटल कैसे बनेगा। तो ब्रिटल में आप जानते हैं कि यार 5% से कम इलोंगेशन होता है। मतलब क्या होगा कि ज्यादा डिफॉर्मेशन आता नहीं तो ब्रेक हो जाता है। तो ब्रिटल है इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही आप लोड लगाओगे इसमें भी आपका जो ए जो है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगी। ए जो है आपका लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जहां पर स्ट्रेस स्ट्रेन का जो रहेगा, स्ट्रेस डायरेक्ट स्ट्रेन वो रहेगा। लेकिन इसके बाद आप और लोड अप्लाई करते हैं थोड़ा सा, उसमें इलास्टिक पॉइंट भी आएगा। लेकिन इलास्टिक पॉइंट के बाद अब इसके अंदर कोई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन। इसमें क्या होगा, इलास्टिक पॉइंट आएगा तो लोड आप लगा रहे हो तो नहीं टूटा नहीं टूटा नहीं टूटा, लेकिन अब एकदम टूट जाएगा। डक्टाइल मटेरियल में आप पता कर सकते हैं कि यार एक अनुमान लगा सकते हैं कि यार इतना डिफॉर्मेशन के बाद ये टूटेगा। लेकिन ब्रिटल मटेरियल सडनली टूट जाते हैं, उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अगर ये मेरा भी डक्टाइल मटेरियल मार्कर है, मैं इसको गिराता हूँ तो ये टूटा नहीं है। लेकिन अगर इसकी जगह अगर कोई ग्लास होता, कांच होता, तो वो अभी तक तो पूरा 10 टुकड़े हो जाते हैं, है ना। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो ब्रिटल है, उसकी स्ट्रक्चर अमोर्फस है। तो अगर आपको यहाँ देखना है डायग्राम कैसा बनेगा, तो आप देख सकते हैं कि ये जो इसका है इलास्टिक लिमिट, बी पॉइंट इलास्टिक लिमिट। लेकिन इलास्टिक लिमिट के बाद अब यहाँ सीधा कौन सा आएगा? सीधा यहाँ पर क्या आएगा? अल्टीमेट पॉइंट आएगा। सी पॉइंट सीधा क्या हो गया? अल्टीमेट पॉइंट। मतलब यहाँ के बाद वो खत्म हो जाएगा और आगे जाके ब्रेक हो जाएगा। डी पॉइंट पर तो फ्रैक्चर ही हो जाएगा, ये फ्रैक्चर हो गया। तो ब्रिटल मटेरियल्स जो होते हैं उनके डायग्राम्स ऐसे बनते हैं। अब डिपेंड करता है आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो। अगर आप मान लो ब्रिटल में ग्लास यूज कर रहे हो या कास्ट आयरन यूज कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपका डायग्राम का भी कोई अगर कमजोर मटेरियल उसका ऐसा बन जाए और कोई मजबूत मटेरियल उसका ऐसा बन जाए, है ना। लेकिन क्या होगा कि उसका जो शेप रहेगा वो कुछ ऐसे ही बनेगा और वो ऐसे ही चलेगा, है ना। इसमें भी अंदर भी इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट तो रहेगी, प्लास्टिक लिमिट नहीं आती है ब्रिटल मटेरियल्स के अंदर। और वो डायग्राम कैसे बनते हैं। तो आई होप आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की एक एक चीज क्लियर हो गई होगी। अब भी अगर आपको किसी को कोई डाउट आता है तो आप बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।